बाबा जानी, मुझे आपका ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो लड़की बहुत कम उम्र है, बल्कि मुझसे आधी उम्र की है। मैं उसके साथ कभी भी ऐसा रिश्ता कायम नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे बाबा की एक ही जिद थी। कहने लगे कि वो मेरे भाई की बेटी है, और जब से जहांगीर शाह और नीलम का इंतकाल हुआ है, मैंने उसे अपनी पलकों पर बिठा के रखा है। मैं नहीं चाहता कि किसी गैर से उसकी शादी करूं। मैं जानता हूं कि वो कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकती। उसके लाड और नखरे बस इसी घर में पूरे हो सकते हैं। मैंने कहा तो आपको मैं ही मिला हूं इस काम के लिए। बाबा, आप किसी को भी घर जमाई रख लेते, कम से कम उसकी शादी उसके जोड़ से करें। मेरी बात सुनकर बाबा मुझे कहने लगे, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम कोई बुढ़े नहीं हो गए हो। मैंने कहा, बाबा आप जानते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। बाबा कहने लगे, क्यों नहीं करना चाहते शादी? क्या सारी जिंदगी अपनी मरहूम बीवी के नाम कर देना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, कर देना चाहता हूं उसके नाम, क्योंकि मेरे दिल में वो है और हमेशा रहेगी। मैं कभी भी फरी को अपने दिल से नहीं निकाल सकता, और ना ही उसकी जगह किसी और को दे सकता हूं। आप अपनी चहीती भतीजी के लिए किसी और को ढूंढ ले। मैं किसी सूरत उससे शादी नहीं कर सकता। मेरा ये हतमी फैसला है। ये कहकर मैं बाबा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। राबेल एक लाउबाली किस्म की लड़की थी, बेवकूफ सी। जब तक 2-4 चीजें नहीं तोड़ लेती थी, उसका खाना हजम नहीं होता था। हर वक्त बच्चों की तरह उछलती कूदती फिरती, और मैं ऐसी नॉन सीरियस लड़की से शादी कर ही नहीं सकता था। 1 मिनट उसके साथ नहीं गुजार सकता था। पता नहीं बाबा क्यों मेरी जिंदगी को मजीद जहन्नुम बनाना चाहते थे। मैं अपने कमरे में आकर गहरी सोच में पड़ गया। पता नहीं मेरे बाबा क्या चाहते हैं। मुझे एक ऐसे रिश्ते में डालना चाहते हैं जिसे मैं कभी निभा नहीं सकता। मैं बेहद परेशान था। कुछ ही देर बाद बड़े गुस्से से वो लड़की बिना इजाजत लिए बस दस्तक दे के कमरे का दरवाजा खोल के कमरे में आ गई। कहने लगी, शामीर, मुझे कल कॉलेज नहीं जाना। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? कहने लगी, आप बोले ना बाबा जान को कि मैंने कल टेस्ट नहीं देना। मैंने कहा, ये तुम्हारा मसला है, अपने मसाइल लेकर मेरे पास मत आया करो। हालांकि वो पहली बार नहीं आई थी। हर बार जब भी उसे बाबा जानी से कोई भी बात मनवानी होती थी तो वो मुझे कहती थी। वो जानती थी मैं बाबा को मना लूंगा, लेकिन मेरे इस तरह इनकार करने पर वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या बात है? आप ही तो एक हैं जो मेरी मदद करते हैं। प्लीज आप बाबा जानी को कहे ना, मुझे नहीं टेस्ट देना कल का। मुझे नहीं याद। मैं पहले ही अपने बाबा के फैसले की वजह से बड़ा परेशान था। मैंने कहा, देखो राबेल, तुम बच्ची नहीं हो। हर वक्त मेरे पीछे मत पड़ी रहा करो। जाओ यहां से। टेस्ट दो ना दो, कॉलेज जाओ या ना जाओ, मेरी जान छोड़ो। मैंने सख्त लहजे से उसे कहा था। पहले तो मुझे हैरत से देखती रही, फिर कहने लगी, पता नहीं आप कभी कभी इतने सड़ियल क्यों हो जाते हैं, मुझे जरा अच्छे नहीं लगते। ठीक है, मैं खुद जाके बाबा जानी से कह देती हूँ और उन्हें मना भी लूंगी। ये कहने के बाद उसने मुझे देखकर नाक चढ़ाई और कमरे से चली गई। मैं उसे हैरत से देखता रह गया। उस लड़की में जरा भी संजीदगी नहीं थी जिससे बाबा शादी के रिश्ते में डालना चाह रहे थे। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं होता, एक जिम्मेदारी होती है। मेरे बाबा ने मेरे इनकार की वजह से मुझसे बातचीत छोड़ दी। मैं जब भी बात करता तो कहते कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? अगर तुम्हारे नजदीक मेरी बात की कोई अहमियत होती तो तुम मेरी बात की लाज रखते, मुझे साफ इनकार नहीं करते। मैंने कहा कि प्लीज बाबा समझने की कोशिश करें। मैं उस लड़की के साथ 2 मिनट नहीं रह सकता। इतनी बचकाना हरकतें हैं उसकी, मैं कैसे मैनेज करूंगा? उन्हें सिर्फ अपनी भतीजी नजर आ रही थी। मैं या मेरा लाइफ स्टाइल कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था। मैं एक संजीदा किस्म का शख्स था, और फिर वो मुझसे पूरे 12-13 साल छोटी थी। मेरी जिंदगी में पहले से नीलम मौजूद थी। बेशक हमारी शादी को 1 साल ही गुजरा था। 1 साल बाद बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरा बच्चा और नीलम दोनों ही मुझे छोड़ के जा चुके थे, लेकिन आज भी मेरे दिल की दुनिया नीलम से आबाद थी। उस बात को भी 5 से 6 साल गुजर चुके थे, और उन 6 सालों में मैंने कभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा था।
اور اب میرے والد جس سے میری شادی کروا رہے تھے وہ مجھ سے 13-14 سال چھوٹی تھی. اس پر اس کا بچپنا میری سمجھ سے باہر تھا. بہرحال میں اپنے انکار پر ڈٹا ہوا تھا جب آدھی رات کو میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، بلکہ دھڑ دھڑ آیا گیا. میں نے دروازہ کھولا تو ملازم بے حد پریشان کھڑا تھا. کہنے لگا بڑے صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. یہ سن کر تو میری جان نکل گئی. میں فوراً سے بابا جانی کے کمرے میں گیا. رابعل وہاں بیٹھی بابا کا ہاتھ پکڑے روئے جا رہی تھی. میں جب بابا جانی کے پاس گیا تو وہ مجھے بے تحاشا تکلیف میں لگ رہے تھے، بار بار اپنے سینے کو دبا رہے تھے. میں نے ملازم کے ساتھ انہیں سہارا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا، جلدی سے گاڑی نکلوائی اور انہیں ہسپتال لے گیا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بابا کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن وہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا، اس لیے انہیں کوئی بھی ٹینشن اور پریشانی نہ دی جائے. چند دن ہسپتال میں گزارنے پڑے. میں نے اپنے کام کاروبار کو توجہ دی، نہ اپنے آفس گیا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہسپتال میں اپنے بابا جانی کے پاس بیٹھا تھا. رابعل بھی وہیں پر تھی، روئے جا رہی تھی. بابا جانی نے اس کو اپنے ساتھ لگایا. کہنے لگے تمہارے سامنے ہتھا کٹا تو بیٹھا ہوں، کیوں روئے جا رہی ہو میری جان؟ رابعل کہنے لگی مجھے پتا آپ نے بد پرہیزی کی ہوگی. میں اسی وقت بابا جان کے لیے میڈیسن اور ڈرپ وغیرہ لے کر آیا تھا. میں نے وہ نرس کو پکڑا دی. وہ سیب کاٹ کاٹ کے بابا جانی کو کھلا رہی تھی، ساتھ میں آنسو بھی بہا رہی تھی. کہنے لگی بس آج کے بعد آپ کی ڈائٹ کا خیال میں رکھوں گی. اس کے بعد پھر میں مسکراہٹ نہیں روک پایا. مجھے یوں مسکراتا دیکھ کر اس نے مجھے گور کر دیکھا. کہنے لگی آپ کس خوشی میں ہنس رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے بابا جانی کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے. وہ بات جو میں اسے پچھلے 3 دن سے سمجھا رہا تھا کہ تم بابا جانی کو نہیں بتاؤ گی، وہ پھٹ سے بتا چکی تھی. میں نے اسے قہر بھری نظروں سے نوازا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. بابا جانی نے ایک جانچتی ہوئی نظر سے پہلے اسے دیکھا، پھر مجھے دیکھنے لگے. میں نے کہا جھوٹ بول رہی ہے بابا جانی، ایسا کچھ نہیں ہوا، بس ایک مائنر سا اٹیک تھا. ساتھ ہی وہ کہنے لگی ہاں بابا جانی، شاہ میر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ایک مائنر سا اٹیک تھا. ڈاکٹر نے تو یہ کہا کہ ان کا بہت خیال رکھیں، انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو کیونکہ ان کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا. میرا جی چاہ رہا تھا اپنا سر پھوڑ لوں یا رابعل کا. سب کچھ بتائے جا رہی تھی. بابا جانی کہنے لگے تم میری بچی کو گور گور کے نہ دیکھو، یہ جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا ہوا تھا، لیکن تمہیں کیا؟ تمہیں مجھ سے محبت تھوڑی ہے. مجھ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ بس رابعل کرتی ہے. میں نے کہا ہاں بہت محبت کرتی ہے. میری بات سن کر کہنے لگی مجھے لگ رہا آپ نے مجھ پہ طنز کیا ہے. میں نے کہا تم چپ نہیں رہ سکتی، بہت زبان چلتی ہے تمہاری. تم سے کہا تھا نا کوئی بات بابا جی کو مت بتانا، لیکن نہیں، تمہارے پیٹ میں کچھ رہ ہی نہیں سکتا. میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو بابا جانی کے ساتھ لگ گئی. کہنے لگی دیکھ رہے ہیں آپ یہ مجھے کتنا ڈانٹتے ہیں. بابا جانی آپ جلدی سے بس ٹھیک ہو جائے، میں کچھ نہیں جانتی، ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا اتنا ساتھ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے ان کی لیفٹ سائڈ پہ زیادہ وزن نہیں ڈالنا، پیچھے ہٹو یہاں سے. یہ سن کر فوراً سے پیچھے ہٹی. بابا جانی کہنے لگے پاگل، بیٹیاں کبھی باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، اور اسے پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا. اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگے. کہنے لگے بیٹی گھر جاؤ، 3 دن سے یہیں پر رکی ہوئی ہو، سو بھی نہیں پائی. وہ کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، جب تک آپ کی چھٹی نہیں ہو جاتی میں آپ کے ساتھ یہیں رہوں گی، اسی کمرے میں آپ کا خیال رکھوں گی. لیکن میرے والد نے اسے زبردستی وعدہ کر کے گھر بھیج دیا کہ وہ جلدی گھر آ جائیں گے. پھر مجھ سے کہنے لگے کیا سوچا تم نے رابعل کے بارے میں؟ میں نے کہا بابا پلیز میں اب اس بارے میں اور بحث نہیں کر سکتا. بابا جانی کہنے لگے میری آخری خواہش پوری کر دو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، رابعل کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، وہ تمہارے ساتھ ہوگی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی. شاہ میر انکار مت کرو. بابا کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھ کر
मैंने उनके दोनों हाथ थाम लिए, फिर अपने होंठों पर लगाए। मैंने कहा, ठीक है, आपका जो जी चाहता है कर लें, लेकिन कभी भी ये मत कहें कि आपको कुछ होगा। मेरा बस चले तो मैं अपनी उम्र भी आपके नाम लगा दूं। बाबा जानी ने मुझे सीने से लगाया था। कहने लगे, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तुम्हारी शादी पर भंगड़े डालूंगा। वो तो खुश थे, लेकिन मैं खुश नहीं था। जैसे ही बाबा की छुट्टी हुई, घर जाते हुए मेरी शादी का ऐलान कर दिया। मैं चुप था। मुझे लगा शायद राबी इनकार कर देगी, क्योंकि वो भी मुझे पसंद नहीं करती थी। लेकिन मैंने देखा कि वो तो बड़ी ही खुश है। अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी, शॉपिंग पर जा रही थी। लेकिन मैंने कोई भी खास शॉपिंग नहीं की थी। शाम को अपनी सहेलियों को बुला लेती, वो ढोल बजाने लगती, गाने गाने लगती। बाबा बहुत खुश थे, सोफे पर बैठकर तालियां बजाते थे। उन्हें पुराने पुराने गाने गाने के लिए बताते कि हमारे जमाने में तो ये गाने गाए जाते थे। और राबेल पीला जोड़ा पहने साथ साथ उल्टे सीधे गाने गाती जाती, तालियां भी बजाती। बाबा के साथ मिलकर घर में उसने उधम मचा रखी थी। मैं उससे तंग आ चुका था। ये ढोल दमक के मेरी जिंदगी में कुछ भी मानी नहीं रखते थे। मैं ऑफिस से घर आता तो कमरे में बंद हो जाता। बाकी के दिन भी यूं ही गुजर गए। शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैं तैयार होकर बड़ी बेदिली से घर के लॉन में गया था, क्योंकि शादी का अरेंजमेंट वहीं किया गया था। जब लॉन में पहुंचा तो सामने स्टेज पर वो दुल्हन बनी बैठी थी। आम लड़कियों की तरह शर्मा नहीं रही थी, बल्कि सबसे हाथ मिला रही थी, बातें कर रही थी, यहां तक कि गले मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शादी नहीं हो रही, बल्कि कोई सालगिरह का फंक्शन हो रहा है। बहरहाल मैं जब उसके पास आकर बैठा तो मुझे अपनी मेहंदी दिखाने लगी। कहने लगी, शामिर देखे मेरे हाथ पर मेहंदी का कितना तेज रंग आया है। आपको पता है मेरी दोस्त क्या कह रही थी? कह रही थी जिसके हाथ पर मेहंदी का रंग बहुत तेज आए, उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसको घूर कर देखा था। मेरे यूं घूरने पर कहने लगी, आज तो हमारी शादी, आज तो मत घूरा। मैंने अपना रुख ही बदल दिया। मुझे तो बस उस वक्त अगर कोई याद आ रहा था तो वो नीलम थी। कितना सुलझा हुआ मिजाज था। और एक ये थी राबेल, जिसको अव्वल तो मैंने इस नजर से कभी देखा ही नहीं था, और दूसरे वो मेरी हम मिजाज भी ना थी। कुछ ही देर में निकाह ख्वां भी आ गया। मेरा निकाह भी उससे हो गया। रात को राबेल को मेरे कमरे में बिठा दिया गया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने कमरे में जाना ही नहीं चाहता था। मेरे वालिद की बीमारी अगर आड़े ना आती तो मैं कभी भी ये कदम ना उठाता, लेकिन ये शादी मेरी मजबूरी बन गई थी। मेरे वालिद ने मुझे कमरे में बुलाया, मुझे डायमंड के एक सेट का बॉक्स पकड़ाया। कहने लगे, राबेल को दे देना। मैंने कहा, जी दे दूंगा। मेरे वालिद बहुत खुश थे। मुझसे कहने लगे, मेरी बच्ची को बहुत खुश रखना शामिर। मैंने कहा, जी जरूर। जब मैं कमरे में गया तो वो बेड पर बैठी थी। मुझे देखते ही उसने अपना घूंघट निकाला, जैसे मैं उसका घूंघट उठाऊंगा और उससे कोई प्यार भरी बातें करूंगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैं चलते हुए उसके पास पहुंचा। मैंने कहा कि ये बॉक्स तुम्हारी रोनुमाई का तोहफा है। मैंने वो उसकी गोद में रख दिया। मैं अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। ये देखकर उसने अपना घूंघट ऊपर उठाया। कहने लगी, ये क्या तरीका है? इस तरह देते हैं रोनुमाई का तोहफा? आप क्या कोई एहसान कर रहे हैं मुझ पर? उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे गुस्से से देखा। शायद मेरे गुस्से को देखकर चुप हो जाए, लेकिन नहीं। मुझे कहने लगी, ज्यादा घूर घूर के मत देखें मुझे। रोनुमाई का तोहफा वैसे दे जैसे सब अपनी बीवियों को देते हैं। मैंने कहा, तुम्हें बड़ा पता है इन बातों का कि कैसे शौहर अपनी बीवी को रोनुमाई का तोहफा देता है? मैंने ये बात गुस्से से कही थी, लेकिन वो कहने लगी, हाँ मुझे सब पता है, शादी की रात क्या क्या होता है। उसकी बात ने मुझे चौंकाया जरूर था। मैं तो उसे बड़ा लाउबाली और बेवकूफ समझ रहा था। मैं उसके सामने बैठ गया। मैंने ताज्जुब से कहा, अच्छा बताओ मुझे क्या क्या होता है शादी की रात? कहने लगी, पहले आप मेरा घूंघट उठाएंगे। मैंने कहा, उसके बाद? कहने लगी, पहले आप घूंघट तो उठाएं,
बात की बात बाद में बताऊंगी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे उसकी बात सुनकर हैरत हुई थी। बहरहाल मैंने उसका घूंघट उठा दिया। मैंने कहा अब? कहने लगी अब आप उस डब्बे से रुनुमाई का तोहफा निकालेंगे और मुझे पहनाएंगे। चले जल्दी से पहनाए। मैंने वो डब्बा खोला, खाली डायमंड के गले का लॉकेट चेन उसे पहना दिया, क्योंकि उसने पहले से ही जेवर पहन रखा था। बाकी बॉक्स मैंने बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। मैंने कहा अब मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगी मेरी तारीफ करे, सब लड़के यही करते हैं। ये कहते हुए मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा राबेल तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे हाथों की मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। मैंने कहा चलो जी, हो गई तारीफ, अब आगे बताओ, आगे मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ये सारी बातें वो किससे सीख कर आई है जो मुझे बता रही है। उसने गहरी सांस ली, फिर कहने लगी ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? आपको कुछ भी नहीं पता? मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम हो ना, तुम्हें सब कुछ पता है, इसलिए जो जो तुम मुझे बताती जाओगी मैं वैसे करता जाऊंगा। मैं बिल्कुल अनजान सा बन गया। मेरी ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। मुझे उससे आगे की बात सुनने में कुछ दिलचस्पी होने लगी कि मैं भी देखूं किस हद तक उसे क्या क्या पता है। कहने लगी अब आपको मेरा जेवर उतारना चाहिए। मैं तो उसकी ये बात सुनकर भी हैरान हुआ। मैंने आहिस्ता से उसका सारा जेवर उतार कर एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा अब? कहने लगी नाजनीन ने मुझे यहीं तक बताया था। कहने लगी कि वो आगे नहीं बता सकती। मैंने कहा ये नाजनीन कौन है? कहने लगी मेरी दोस्त है। पता है आपको, अभी 1 साल पहले उसकी शादी हुई है और वो कल ही मुझे बता रही थी कि शादी क्या होती है। मैंने कहा उसने बस यहीं तक बताया था तुम्हें? कहने लगी हाँ। मैंने कहा ओके ठीक है, आगे का मैं बताता हूँ। चलो उठो शाबाश, कपड़े बदलो और सोफे पे जाके इंसान की बच्ची बन के सो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी क्या होती है। बहुत शौक था तुम्हें शादी करने का। कहने लगी इस बात से आपका क्या मतलब है? देखे मुझे कोई शौक नहीं था आप जैसे सड़ियल इंसान के साथ शादी करने का। वो तो मैं इसलिए चुप रही क्योंकि बाबा जानी ने मुझसे कहा था। मैंने कहा मान ली बाबा जानी की बात हुआ, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम हमारी आपस की बात है, बाबा जानी से नहीं करोगी, उन्हें कुछ भी नहीं कहोगी। जो बातें भी हमारे बीच में होती हैं वो तुम बाबा जानी से नहीं कहोगी, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ कैसा हूं। बहुत डांटूंगा तुम्हें, समझी ना? लेकिन प्लीज गुस्से से मुझसे बात नहीं कीजिएगा, आप मुझे गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा जब तुम मेरी हर बात मानोगी तो मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। बहरहाल वो बेड पर से उठकर अलमारी के पास चली गई। अलमारी में से आरामदा लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उस बेवकूफ लड़की की शादी की मालूमात सुनकर बस मुस्कुरा ही सकता था। कुछ देर में वो बाहर आई और सोफे पर लेट गई। मैं अपने बेड पर जाकर लेट गया। सुबह मुझे अपने ऊपर एक वजन सा महसूस हुआ। जब मैंने देखा तो बिल्कुल मेरे साथ सो रही थी। उसका हाथ मेरे ऊपर था, टांग भी मेरे ऊपर थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से बौखला कर रह गया। मैंने उसे पीछे किया तो करवट लेकर दूसरी जानिब सो गई। मैंने घड़ी की जानिब देखा तो सुबह सुबह का वक्त था। मैं ये हैरान था कि वो मेरे पास क्या करने आई थी। आधे से ज्यादा बेड पर वो फैलकर सोई हुई थी। मजबूरन मुझे वहां से अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेटना पड़ा। सुबह जब मैं उठा तो वो अलमारी में से नया जोड़ा पहनकर मेकअप करके चूड़ियां पहन रही थी। बहुत खुश थी। मुझे जागता हुआ देखकर कहने लगी शामिया आप सोफे पर क्यों सो रहे थे? मैंने कहा इसलिए क्योंकि बेड पे तुम जो आ गई थी। तो कहने लगी तो फिर क्या हुआ? पता है मेरी दोस्त ने मुझे यही कहा था कि मियां बीवी एक दूसरे के साथ सोते हैं। मुझे रात को हैरत हुई थी कि आपने मुझे बेड पर सोने के लिए क्यों नहीं कहा। मैंने कहा तुम ज्यादा जहन पर जोर मत डाला करो और अपनी दोस्तों से इस किस्म की बातें जरा कम सुना करो। कहने लगी अच्छा ये तो बताएं मैं कैसी लग रही हूं? फिर मुस्कुराने लगी।
कहने लगी आपको पता है बाबा जानी ने मुझे कॉलेज जाने से भी मना कर दिया, कहते हैं तुम पढ़ना नहीं चाहती तो बेशक पढ़ाई छोड़ दो। आप सोच नहीं सकते मैं कितनी खुश हूं। मैंने तो शादी आपसे इसलिए की थी ताकि मुझे मजीद पढ़ना ना पड़े। फिर वो मेरे पास आ गई, कहने लगी बताए ना, बताया नहीं आपने मैं कैसे लग रही हूं, अच्छी लग रही हूं ना। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। राबेल की वो ही हरकतें थी, बाबा जानी के साथ बैठना, ठट्ठे लगाना, हंसी मजाक करना। रात को मेरे कमरे में आती और बेड पर फैल के सो जाती। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जो कुछ होने लगा वो बहुत गलत था। एक बार मुझसे कहने लगी कि नाज़नीन की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाऊं। मैंने कहा हाँ चली जाओ, लेकिन तुम्हारी दोस्त को हुआ क्या है। कहने लगी उसके बच्चा होने वाला है, लेकिन बेचारी बड़ी परेशान है। मैं मजीद उसकी बातें नहीं सुनना चाहता था। अजीब अहमक लड़की थी, हर बात मुझसे जरूर कहती थी चाहे वो कहने वाली हो या ना हो। मैंने कहा ड्राइवर के साथ चली जाओ। ये कहकर मैं ऑफिस चला गया, लेकिन जब वापस आया तो लाउंज में मुझे राबेल के रोने की आवाजें आ रही थी। वो बाबा के साथ लगी रोए जा रही थी। मैंने पूछा तुम्हें क्या हुआ है। कहने लगी मुझे वो मेरी दोस्त थी ना नाज़नीन, वो मर गई। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। ये सुनकर मुझे भी अफसोस हुआ। कहने लगी वो पहले ही डर रही थी। फिर बाबा से कहने लगी बाबा वो मुझसे पहले ही कह रही थी कि मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। बच्चा पैदा करना कोई आसान बात नहीं होती। उसकी ये बात सुनकर बाबा की नजरें झुकी थी और मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा अच्छा तुम कमरे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाता हूं। कहने लगी मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बार बार रोना आए जा रहा है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बाबा कहने लगे तुम इसे साथ लेकर जाओ, तसल्ली दो मेरी बच्ची को। मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गया, उसे बेड पर बिठाया। मैंने कहा मेरी बात सुनो, देखो हर किस्म की बातें बाबा जानी से नहीं करते। कहने लगी क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया। मैंने उसके बहते आंसुओं को हाथ से साफ किया। मैंने कहा मैं तुम्हें क्या कहूं, तुम्हारी दोस्त के साथ जो भी मसला हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन तुम्हारी दोस्त की बात तुम्हारे पास अमानत थी, तुमने वो बाबा से नहीं कहनी थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर कहने लगी फिर मैं किससे कहा करूं। मैंने कहा मुझसे कर लिया करो। कहने लगी ठीक है। फिर कहने लगी आपको पता है नाज़नीन कह रही थी कि मां बनना कोई आसान काम नहीं होता, औरत मर भी सकती है। और देखें वो मर गई और उसका बच्चा भी मर गया। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। मैंने कहा अच्छा तुम तो चुप करो यार, तुम्हारे रोने से तुम्हारी दोस्त वापस नहीं आ जाएगी ना। मैंने उसका हाथ पकड़कर तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। कहने लगी मुझे रोना आ रहा है, मैं चुप कर जाऊं तो मुझे बार बार नाज़नीन का चेहरा नजर आ रहा है। शामिर वो मरना नहीं चाहती थी, बस पता नहीं क्यों मर गई। वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो चुकी थी, उससे अपनी दोस्त का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसके सर को सहलाना शुरू कर दिया, लेकिन रात को मैंने उसे देखा वो अपना तकिया सोफे पर रख रही थी। मैंने कहा तुम बेड पर नहीं सोगी। कहने लगी नहीं मैं बेड पर बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी। मैंने कहा क्यों, तुम्हें तो फैल कर सोने की आदत है। कहने लगी जब सोफे पर सोऊंगी तो वहां की आदत हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैंने कहा कैसा रिस्क, क्या मतलब। कहने लगी नाज़नीन भी अपने शौहर के साथ बेड पर सोती थी और वो कहती थी कि शौहर के साथ सोने से बच्चा होता है और मुझे बच्चा पैदा नहीं करना, क्योंकि अगर बच्चा हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी और मुझे नहीं मरना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, सोफे पे आराम से सो जाओ। मैं खुद भी ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन राबेल बेध्यानी में कुछ ऐसा कर जाती थी जिससे मेरा दिल मचलने लगता था। कभी मेरा हाथ पकड़कर चूम लेती, कहती थैंक यू शामिर, आपने मेरे कहने पर पिज्जा मंगवा दिया। हालांकि बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन वो ऐसी बहुत सी हरकतें कर जाती थी जिनसे शायद उसे तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे पड़ने लगा था।
एक बार मैं बेड से टेक लगाए बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था तो मेरे बराबर में आकर बैठ गई। मुझसे अपनी दोस्तों की बातें करने लगी। आज घर में काम करने वाली मुलाजिमा का किस्सा लेकर बैठ गई। मैं उसकी बात पर बस हाँ ही किए जा रहा था। वो साथ साथ जमाइयां ले रही थी और साथ साथ बातें भी कर रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे उसने मेरे कंधे पर सर रखा। जब मैंने देखा तो वो सो चुकी थी। फिर अपना हाथ उसने बेदिहानी में मेरे गले में डाल दिया। मेरे बेहद करीब हो गई। मैंने लैपटॉप एक साइड पर रख दिया, उसका तकिया दुरुस्त किया और उसे तकिए पर लिटाकर सोफे पर जाने का सोच रहा था जब उसने मेरा हाथ थाम लिया। नींद में ही मेरा हाथ पकड़कर अपने सर के नीचे रख लिया। कुछ देर मैं उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। मेरे अंदर के दबे जज्बात मुझे जागते हुए महसूस होने लगे। फिर वो मेरी बीवी थी। मैं कब तक उससे दूर रह सकता था, इसलिए मैं उसके बराबर में लेट गया, उसे अपने करीब कर लिया और आंखें बंद कर ली। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे बेहद करीब थी। मेरे बाजू पर सर रखे सो रही थी। मैंने उसे देखा तो बेख्तियार उस पर प्यार आने लगा। मैंने उसके माथे पर बिखरी लट को हाथ से पीछे किया। जैसे ही उसके करीब होने लगा, उसकी आंख खुल गई। उसने मुझे अपने इतने करीब देखा तो बुरी तरह से बौखलाई। फिर मुझे धक्का देकर पीछे हट गई। खुद को मेरे ही कंबल में देखकर रोने लगी। कहने लगी, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मेरी नींद का फायदा उठा लिया। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान था। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, अब मैं भी मां बनने वाली हूं और जैसे ही मुझे बच्चा होगा मैं मर जाऊंगी। उसकी ये बेवकूफाना बात सुनकर मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा आया। मैंने कहा, राबी, अपना रोना बंद करो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहने लगी, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, आप मेरे साथ सो गए थे, अब मैं मां बन जाऊंगी, मुझे पता है मैं भी नाज़नीन की तरह मर जाऊंगी। मेरा बस नहीं चल रहा था अपना सर उसी के सर पे दे मारता। क्या अहमक लड़की मेरे गले पड़ चुकी थी। अब वो रोए जा रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और झंझोड़ के रख दिया। मैंने कहा, यूं मां नहीं बनते, बताऊं तुम्हें कैसे बनते हैं। मैंने कंबल दिया, उसे कंबल में